मनी मार्केट की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, तो किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई से, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। कंजम्पशन इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो सेविंग्स इंक्रीज होगी लोगों की, तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा। एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगी तो लोन रेज करने की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लोन रेज करने की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसलिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों नेगेटिव फंक्शन है इंटरेस्ट रेट के। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होएगी। तो इंटरेस्ट रेट्स कैसे डिटरमाइन होती है? इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइन होती है जब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी होता है। इसलिए अपने को 3 यूनिट्स पढ़नी है: डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। फर्स्ट यूनिट जो है डिमांड फॉर मनी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मनीज एंड थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। फर्स्टली मनी क्या है? तो मनी इज एनीथिंग which is generally acceptable as a medium of exchange. Money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange. And when we say anything which is acceptable, then the concept comes that because something is used as a medium of exchange or something is considered as a medium of exchange does not makes it money. तो कोई चीज़ अगर medium of exchange है, it does not make it money. For anything to be money, it has to be a legal tender, that is it must be recognized and enforced by government authorities. Government authorities से recognition मिलना चाहिए उस चीज़ को, मतलब वो legal tender होनी चाहिए, तभी उसे हम money की तरह treat कर सकते हैं। Second point, money has intrinsic value, but the currency which depicts the money does not have any intrinsic value. That's why it is a fiat money. Fiat money मतलब क्या हुआ कि मनी की खुद की तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट जो करेंसी मनी को डिपिक्ट कर रही है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। और मैक्रो या पॉलिसी मेकर पर्सपेक्टिव से मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स, वेरिएशंस इन विच will have a significant impact on the overall economic activity. That is, मनी क्या है? ऐसे लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स हैं जिनके अंदर जो वेरिएशंस होंगे उनका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट होने वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ मनी। तो मेजर फंक्शंस क्या है मनी के? पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी इज acceptable as a medium of exchange, that is it can be used for entering transactions, both personal nature transactions or business transactions. Second function is store of value. Money is a store of value. Anything is considered to be a store of value by the degree or certainty with which that asset maintain its value over time. मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर ऑफ वैल्यू कब कहा जाएगा? ये देखते हुए कि कितना सर्टेन है कि उसकी वैल्यू एक पीरियड ऑफ टाइम में जो है कांस्टेंट रहेगी, मेंटेन रहेगी, मतलब उसकी वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ की स्टोर ऑफ वैल्यू मेजर करने के लिए हमें को देखना पड़ेगा डिग्री एंड सर्टेनिटी विथ विच दैट असेट मेंटेन its value over a period of time. So money is considered as a store of value because over a period of time its value remains certain. But there comes a point that money is not a unique store of value. There are other instruments, other assets which can also act as store of value, like gold, silver, precious metals and all, and assets, machineries, fixed assets, buildings, bonds, shares. These can also be considered as store of values. But what is the difference? That money provides no return but it is safe, while other assets are not that safe but they provide returns. Third function is unit of accounting. Unit of accounting or common denominator of value. That is, money is a common denominator of value. Value of anything can be expressed and measured in the terms of money.
And last is standard for deferred payments. Money acts as a standard for deferred payments, that is money can be used for future payments. तो 4 फंक्शन हो गए मनी के, कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। थर्ड आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, मनी इज ड्यूरेबल, मनी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, मनी इज डिविजिबल विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, मनी कैन बी एफर्टलेसली रिकॉग्निजेबल एंड इट कैन बी स्टोर्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए मनी के? कि जनरली एक्सेप्टेबल है, ड्यूरेबल है, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड किया जा सकता है विदाउट इसकी वैल्यू में कोई भी डिप्लीशन आए, इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसको स्टोर किया जा सकता है, एट्सेट्रा। और फिर आती है डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी क्या है? डेराइव डिमांड, दैट इज डिमांड फॉर मनी इज अ डेराइव डिमांड बिकॉज मनी प्रोवाइड्स परचेजिंग पावर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। मनी प्रोवाइड्स परचेजिंग पावर टू बाय रियल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज demand for real goods and services determines the demand for money. That's why demand for money is a derived demand, because it depends on the demand of the goods and services. Because it has the purchasing power to purchase those goods and services, so the demand of those goods and services determines that money will be demanded or not. नेक्स्ट आता है कि डिमांड फॉर मनी के फैक्टर्स क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड फॉर मनी, मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मनी की डिमांड डिपेंड करती है। तो ऐसे 4 फैक्टर्स है। फर्स्ट इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब क्या कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होएगा तो मोर मनी इज़ डिमांडेड, बिकॉज ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हमको ज़्यादा पैसा चाहेगा अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो इफ़ प्राइस लेवल राइजेस मोर मनी इज़ डिमांडेड टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन्स। सेकंड इज़ रियल इनकम। रियल इनकम, तो अगर लोगों की रियल इनकम बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करेंगे तो ज़्यादा मनी डिमांड करेंगे। इफ़ रियल इनकम इंक्रीजेज देयर आर मोर ट्रांजेक्शन्स टू बी कैरीड आउट एंड हैंस ग्रेटर डिमांड फॉर मनी। Third is interest rates. If interest rate rises, the opportunity cost of holding money rises and therefore demand for money falls. Interest rate rise होने का मतलब क्या है कि मनी को होल्ड करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, that is the interest foregone is increased, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है तो मतलब कि मनी होल्ड करने की वजह से हम जो इंटरेस्ट खो रहे हैं वो है ना इंक्रीज़ होता रहेगा, तो इसकी वजह से डिमांड फॉर मनी फॉल होएगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। और फोर्थ है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन मतलब क्या कि अगर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ATM, पे वॉलेट्स ये सब अगर वेल डेवलप्ड हैं तो फिर मनी होल्ड करने की नीड जो है वो कम हो जाएगी। तो प्रेजेंस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ATM, पे वॉलेट्स एक्सेट्रा, if these are well developed there is less need to hold money. तो 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मनी की डिमांड डिपेंड करती है। कौन से? प्राइस लेवल, रियल इनकम, इंटरेस्ट रेट एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। एंड मनी की डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस भी करती है प्राइस लेवल, रियल इनकम और इंटरेस्ट रेट्स को। मतलब मनी की डिमांड इज़ डिपेंडेंट एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस प्राइस लेवल, रियल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। इन तीनों को मनी की डिमांड इन्फ्लुएंस भी करती है, मतलब मनी की डिमांड की वजह से इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और इनकी वजह से मनी की डिमांड पे भी इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, इसके अंदर सबसे पहली थ्योरी आ रही है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय कीन्स। तो कीन्स ने दी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और कीन्स ने इसके अंदर बताया था कि मनी को पीपल क्यों होल्ड करते हैं। तो उन्होंने बताया सबसे पहले कि मनी जो है मोस्ट लिक्विड असेट है, तो पीपल की जो प्रेफरेंस होती है ना वो होती है लिक्विडिटी। तो जो लिक्विडिटी की प्रेफरेंस लोगों की होती है, इट इज़ द रीज़न दैट्स वाई पीपल होल्ड मनी in spite of the fact that money does not provide any interest। कि मतलब क्या है कि मनी को होल्ड करने से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, मनी को होल्ड करने से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, देन टू लोग मनी होल्ड करते हैं। क्यों होल्ड करते हैं? बिकॉज लोगों की प्रेफरेंस है लिक्विडिटी। लोगों को अच्छा लगता है कि अगर उनके पास लिक्विड कैश रहेगा तो पहला रीज़न उन्होंने बताया कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कॉजेज पीपल्स टू होल्ड द मनी इन स्पाइट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट।
और फिर उन्होंने 3 तरीके की डिमांड बताई है मनी की। पहली ट्रांजैक्शंस डिमांड, सेकंड प्रिकॉशनरी डिमांड, थर्ड स्पेकुलेटिव डिमांड। पहली ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस। व्हेन वी से रियल मनी इट मीन्स दैट डिमांड फॉर मनी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। प्राइस लेवल से जब अपन डिमांड फॉर मनी को डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी डिमांड फॉर रियल मनी, डिमांड फॉर रियल मनी। तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस में कीन्स ने बताया कि लोग होल्ड करते हैं मनी क्यों टू कैरी आउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एज वेल एज पर्सनल ट्रांजैक्शंस। तो लोग क्यों पैसा होल्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए। और दूसरी चीज़, दे होल्ड मनी बिकॉज ऑफ नॉन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो के अंदर जो नॉन सिंक्रोनाइजेशन होता है, मतलब क्योंकि इनफ्लो जो होता है मनी का वो एक बार होता है, बट आउटफ्लो बार बार होता है, तो उसके बीच में जो नॉन सिंक्रोनाइजेशन है उस गैप को भरने के लिए मनी को होल्ड करके रखना पड़ता है। तो उन्होंने 2 बातें बताई कि पीपल होल्ड क्यों करते हैं मनी, एक तो बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करने के लिए, दूसरा नॉन सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी में होता है। और उन्होंने ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर रियल मनी को बताया एक पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। उन्होंने बोला कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी लोगों की उतने ही ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस करेंगे और उसके लिए उतने ज़्यादा उनको रुपए चाहेंगे। तो क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी इज़ व्हाट इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। सेकेंड डिमांड उन्होंने बताई प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस। प्रिकॉशनरी डिमांड का मतलब क्या हो गया, उसमें इन्होंने बताया कि मनी इज़ डिमांडेड बाय पीपल टू एक्ट एज ए प्रिकॉशन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज हैं उनके लिए एज ए प्रिकॉशन लोग मनी को होल्ड करके रखते हैं, मनी की डिमांड करते हैं। तो और उन्होंने बताया कि प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी एक पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होएगी उतना ही ज़्यादा लोग बाग होल्ड करके रखेंगे अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज के लिए। थर्ड उन्होंने बताई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर रियल मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर रियल मनी में उन्होंने क्या बताया, दैट पीपल होल्ड मनी टू कैरी आउट स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स इन द बॉन्ड मार्केट। उन्होंने क्या बताया कि लोग पैसा क्यों होल्ड करके रखते हैं, जिससे वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स कर सके बॉन्ड मार्केट में। मतलब जो स्पेकुलेटिव मोटिव है ना लोगों का, इट रिफ्लेक्ट्स दैट पीपल की डिज़ायर होती है कि वो होल्ड करते हैं कैश in order to be well equipped to exploit any lucrative investment opportunity which requires cash expenditure। तो लोग मनी क्यों होल्ड करके रखते हैं, कैश क्यों होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि वो वेल इक्विप्ड रहे टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई जो बहुत अट्रैक्टिव है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए है ना हमारे पास कैश होना चाहिए, बिकॉज अगर उसके अंदर कैश एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है। सो पीपल होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। And the speculative demand for money is a negative function of interest rate. Why it is a negative function of interest rate? Because as a result of holding money, we lose the interest income that we could have earned by holding bonds instead of money. मतलब क्या कि अगर हम मनी होल्ड करते नहीं तो हम वो इंटरेस्ट अर्न कर पाते जो कि हम बॉन्ड्स को होल्ड करने से हम इंटरेस्ट अर्न कर पाते, जो कि मनी होल्ड करने की वजह से हम नहीं अर्न कर पा रहे। इसलिए जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होएगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी होएगी, और इसीलिए हम मनी की डिमांड जो है वो कम करेंगे। तो उन्होंने यही बताया कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इट इज़ ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक इम्पॉर्टेंट नोट आ रहा है बीच में, क्या है कि अकॉर्डिंग टू कीन्स के हिसाब से ट्रांजैक्शंस डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड जो है वो इनकम इलास्टिक होती है और इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है। मतलब कीन्स का व्यू था कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड है ना वो इनकम इलास्टिक होती है। इनकम इलास्टिक होना मतलब कि वो डिपेंडेंट है ऑन इनकम, जबकि इंटरेस्ट इन इलास्टिक है मतलब कि नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट। कीन्स का मानना था ट्रांजैक्शंस और प्रिकॉशनरी डिमांड सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती है। हाउएवर
अकॉर्डिंग टू बाउमल एंड टॉबिन्स आगे एक थ्योरी आएगी, तो बाउमल एंड टॉबिन्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स और प्रिकॉशनरी डिमांड बहुत इनकम इलास्टिक एंड इंटरेस्ट इलास्टिक थी। मतलब वो उन्होंने बोला कि ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड इंटरेस्ट और इनकम दोनों पे डिपेंड करती है। बाउमल एंड टॉबिन थ्योरी आगे जाके हम करेंगे, उसमें ये बात आएगी, बट यहाँ पर एक कंपैरिजन था इसलिए पहले ही बता दी। अब नेक्स्ट अपने को क्या देखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पे लिखो या फिर रीजंस लिखो कि क्यों कैश होल्ड किया जाता है, तब तो हम ये 5 रीजंस लिख देंगे। पहला क्या कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है लोगों की, इसलिए वो कैश होल्ड करते हैं इवन दो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ट्रांजैक्शंस डिमांड वाली बात कि पीपल होल्ड करते हैं मनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए और नॉन सिंक्रोनाइजेशन को के गैप को फिल करने के लिए जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी में होता है। और क्या लिख देंगे कि अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसी से प्रिकॉशन के लिए रखते हैं कैश होल्ड करके। और लास्ट बात लिख देंगे कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस करने के लिए बॉन्ड मार्केट में, दैट इज़ कोई ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जिसके अंदर कैश का एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड के ऊपर लिखने के लिए आता है, तो स्पेकुलेटिव डिमांड के ऊपर लिखने के लिए आता है तो उसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड पे लिखने के लिए आता है तो अपन क्या लिखेंगे कि कीन्स के लिक्विडिटी थ्योरी ने स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए बताया है इट इज़ रिलेटेड टू मार्केट इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज़ जो है ना इसके अंदर क्या होती है कि बॉन्ड्स जो होते हैं ना उनकी मार्केट वैल्यू और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वर्सली रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट जो चल रही है मार्केट के अंदर वो इन्वर्स से रिलेटेड है। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टू अ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी तो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है मार्केट में वैल्यू है बॉन्ड्स की वो कम होएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो बॉन्ड की वैल्यूज़ जो है वो बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर्स का क्या होता है, इन्वेस्टर्स का एक फिक्स्ड कंसेप्शन होता है। इन्वेस्टर्स हमेशा एक नॉर्मल या क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट्स डिफ़ाइन करते हैं जो कि उनको चाहिए ही चाहिए। तो इन्वेस्टर्स की क्या होती है, डिफ़ाइन करते हैं एक नॉर्मल या क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट्स और उसको कंपेयर करके देखते हैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है उससे। क्योंकि क्या है ना कि किसी भी बॉन्ड में अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम के 2 सोर्स होते हैं। पहला तो क्या जो इंटरेस्ट इनकम उससे होती है, पहली चीज़ क्या जो इंटरेस्ट इनकम होती है, और दूसरी चीज़ क्या कि बॉन्ड को सेल करने से जो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस होता है। ये 2 सोर्स रहते हैं बॉन्ड की इनकम के कि या तो एक तो जो हमको इंटरेस्ट इनकम मिलती रहती है वो, और एक जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है बॉन्ड को सेल करने से। तो हमेशा इन्वेस्टर्स का एक परसेप्शन रहता है कि उनको एक नॉर्मल या क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट तो है ना इंटरेस्ट रेट तो चाहिए ही चाहिए, और वो इसको करंट इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करके देखते हैं। अब अगर वेल्थ होल्डर्स को लगता है कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई है, इट इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, तो अगर इफ़ वेल्थ होल्डर्स कंसीडर्स दैट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन दे तो और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉल होएगा इंटरेस्ट रेट में इन नियर फ्यूचर, एंड दे एक्सपेक्ट अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट दैट इज़ अ राइज इन द बॉन्ड प्राइजेस। कि अभी जो है ना करंट रेट वो ज़्यादा है नॉर्मल रेट से, और उनको एक्सपेक्टेशन है कि ये जो करंट रेट है फ्यूचर में फॉल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड की प्राइसेस फ्यूचर में हाई होंगी, राइज होंगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होगी वो राइज होगी फ्यूचर में। तो फिर इस करंट हाई इंटरेस्ट रेट पर वो लोग क्या करेंगे, अपने कैश बैलेंसेस को कन्वर्ट कर लेंगे बॉन्ड्स में। दे विल कन्वर्ट देयर कैश बैलेंसेस इनटू बॉन्ड्स। वाई? 2 रीज़न। पहली चीज़ तो अभी जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड्स पे, और दूसरी चीज़ उनको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कैपिटल गेन अराइज होएगा क्योंकि बॉन्ड की प्राइसेस जो है वो कंसिक्वेंटली बढ़ेंगी ड्यू टू एन एक्सपेक्टेड फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगी तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, और अगर फ्यूचर में उनको बेचा तो उससे कैपिटल गेन होएगा। और दूसरी चीज़ अभी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए अभी कैश बैलेंसेस होल्ड ना करके लोग अपनी वेल्थ को बॉन्ड के फॉर्म में होल्ड करेंगे। बट इससे उल्टा है अगर केस, जब वेल्थ होल्डर कंसीडर करते हैं कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है
वो लो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज़ अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्यूचर में राइज होंगी, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हाई होगी, मतलब कि बॉन्ड की प्राइसेस फ्यूचर में गिरेगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी वेल्थ को कैश के फॉर्म में ही होल्ड करके रखेंगे रादर देन बॉन्ड्स। क्यों? 3 रीजंस हैं। पहली चीज़ कि जो इंटरेस्ट अभी वो फॉरगॉन करेंगे, कैश होल्ड करने से जो इंटरेस्ट अभी फॉरगॉन करेंगे वो कम होएगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज़ लो। दूसरी चीज़, अगर आज उन्होंने बॉन्ड्स के फॉर्म में रखा तो फ्यूचर में बॉन्ड की वैल्यू कम होने से जो कैपिटल लॉस होएगा उससे वो बचना चाहते हैं, तो इसलिए अगर वो आज कैश होल्ड करके रखेंगे तो फ्यूचर में वो अवॉइड कर सकते हैं कैपिटल लॉस जो कि अराइज होएगा ड्यू टू फॉल इन दी प्राइजेस ऑफ बॉन्ड्स। और तीसरी चीज़, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाती है फ्यूचर में तो बॉन्ड की प्राइसेस फ्यूचर में फॉल हो जाएगी, एंड द आइडल कैश बैलेंसेस जो भी रख रखे हैं अपन ने, हेल्ड कर रखे हैं, कैन बी यूज टू बाय बॉन्ड्स एट अ लोअर प्राइस एंड कैन देयर बाय मेक ए कैपिटल गेन। तो मतलब वो बाद में लो प्राइसेस जब हो जाएंगी बॉन्ड की, तब इस आइडल कैश बैलेंस से बॉन्ड्स को खरीद लेंगे। तो एज ए कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, अगर करंट इंटरेस्ट रेट हाइयर है देन द क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट तो वेल्थ होल्डर क्या करेंगे, अपनी वेल्थ को बॉन्ड्स के अंदर, बॉन्ड्स के फॉर्म में रखेंगे। बट अगर करंट इंटरेस्ट रेट लेस है क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट से तो वो अपनी वेल्थ को होल्ड करेंगे कैश के फॉर्म में। और अगर करंट इंटरेस्ट रेट और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट इक्वल है तो फिर वेल्थ होल्डर इनडिफरेंट होंगे टू होल्ड आइदर कैश और बॉन्ड्स। सो सीधा कंक्लूजन क्या निकला, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट आर इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब क्या है कि अगर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होएगा उतना ही कम कैश होल्ड किया जाएगा। और इसके लिए हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर मनी लेंगे, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लेंगे और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी आ रही है सेकंड थ्योरी, क्लासिकल अप्रोच गिवन बाय फिशर। क्लासिकल अप्रोच बाय फिशर, जिसको हम और भी एक नाम से जानते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और क्लासिकल अप्रोच गिवन बाय फिशर। तो इसमें हम 5 पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज गिवन बाय व्हाट, MV इक्वल्स टू PT। सबसे पहले फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज लिख देंगे, MV इक्वल्स टू PT। Here M is the money in circulation, V is the velocity of money in circulation। वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, रेट एट विच मनी चेंजेस हैंड्स, मतलब किस रेट से मनी हैंड्स बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है मनी की। और M क्या हो गया, मनी इन सर्कुलेशन। और P क्या है, प्राइस लेवल, दैट इज द नॉमिनल प्राइजेस। और T इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, T इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो फिशर ने क्या इक्वेशन दी थी एक्सचेंज की, MV इक्वल्स टू PT। बट बाद में एक्सटेंडेड फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी दी गई थी, जिसका जो क्या थी, MV प्लस M डैश V डैश इज इक्वल्स टू PT। MV प्लस M डैश V डैश इक्वल्स टू PT। MV प्लस V डैश MV प्लस M डैश V डैश इज इक्वल्स टू PT क्या है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म था जो कि ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दी थी फिशर ने, है ना, जिसके अंदर M डैश क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स, M डैश क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स, और V डैश क्या है, वेलोसिटी इन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी, और वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट। मतलब M डैश है डिमांड डिपॉजिट, V डैश है वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। और इस इक्वेशन को अपन और कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू MV प्लस M डैश V डैश डिवाइडेड बाय T। मतलब कि T को डिनोमिनेटर में अगर ले जाएंगे तो इस इक्वेशन से ये कंक्लूड हो जाता है कि प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर से डिटरमाइन होता है प्राइस लेवल, पहला M मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, दूसरा V वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, फिर M डैश वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, एंड V डैश वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, एंड T दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इन 5 चीज़ों से प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है। और ये इक्वेशन क्या सजेस्ट करती है कि प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड है टू M, V, M डैश एंड V डैश, एंड इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू T। अब जो V और V डैश है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, ये दोनों तो कांस्टेंट रहते हैं,
और जो शॉर्ट रन में टी है यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो वी और टी जो है, वी और वी डैश तो कांस्टेंट रहता है और टी जो है वो फिक्स्ड रहता है। तो इसलिए फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या डिपिक्ट कर रही है कि मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल आर डायरेक्टली एंड इक्वी प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू ईच अदर। क्या मनी सप्लाई इज डायरेक्टली एंड इक्वी प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू प्राइस लेवल, मतलब अगर मनी सप्लाई गोज अप बाय 10% तो प्राइस लेवल भी गोज अप बाय 10%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लासिकल अप्रोच फोकस करती है मनी की न्यूट्रलिटी पर। क्लासिकल अप्रोच फोकसेस ऑन मनी न्यूट्रलिटी, दैट इज मनी हैज़ नो इफेक्ट ऑन रियल वेरिएबल्स। क्लासिकल अप्रोच ने ये क्या प्रूव कर दिया कि मनी रियल वेरिएबल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता मनी का। और लास्ट चीज़ क्या आएगी कि फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से ये प्रूव हो गया दैट इन्फ्लेशन मतलब क्या, राइजिंग प्राइजेस, इट इज़ अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि इन्फ्लेशन मतलब कि राइजिंग प्राइजेस एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है। और इसके अंदर ये जो इक्वेशन है ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर डिमांड फॉर मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय पीटी। डिमांड फॉर मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय पीटी, दैट इज प्राइस लेवल इनटू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये डिपिक्ट कर रही है डिमांड फॉर मनी को। एंड एम वी प्लस एम डैश वी डैश शो कर रही है सप्लाई ऑफ मनी को। और ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से एक ट्रांजैक्शन डिमांड को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड को दिखा रही है। तो मतलब क्या है कि अगर क्लासिकल अप्रोच पे लिखने को आता है तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिशर की ओरिजिनल इक्वेशन एम वी इक्वल्स टू पी टी और इनके मतलब बता देंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड इक्वेशन एम वी प्लस एम डैश वी डैश इक्वल्स टू पी टी। और तीसरी चीज़ बता देंगे अपन क्या कि प्राइस लेवल जो है वो डिटरमाइन होता है इन फॉलोइंग फैक्टर से, तो वो 5 फैक्टर्स बता देंगे। एम वी एम डैश और वी डैश से डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस और इनडायरेक्टली रिलेटेड किससे है, टी से। तो मतलब अपन बता देंगे कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में इक्वी प्रोपोर्शनेट डायरेक्टली और इक्वी प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड है। फिर बता देंगे कि क्लासिकल अप्रोच मनी न्यूट्रलिटी पे फोकस करती है, मतलब कि मनी का कोई इफेक्ट नहीं होता रियल वेरिएबल्स पे। और लास्ट बता देंगे कि जो राइजिंग प्राइसेस है इन्फ्लेशन वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है। और इस इक्वेशन के अंदर जो पीटी है वो डिमांड फॉर मनी है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश वो क्या है, सप्लाई फॉर मनी को शो कर रहा है। और ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन डिमांड को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल अप्रोच। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल अप्रोच, जिसको और क्या बोलते हैं, कैश बैलेंस अप्रोच। नियो क्लासिकल थ्योरी और कैश बैलेंस अप्रोच जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ने दी थी, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दी थी, जैसे एल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू, इन सब ने दी थी नियो क्लासिकल थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं अपन कैश बैलेंस अप्रोच। तो कैम्ब्रिज वर्जन जो था उन्होंने बताया कि मनी इंक्रीज करता है यूटिलिटी 2 वेज में। मनी जो है यूटिलिटी को इंक्रीज करता है 2 तरीके से। पहला क्या, बाय इनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप ऑफ सेल एंड परचेज टू 2 पॉइंट ऑफ टाइम रादर देन बीइंग साइमल्टेनियस। देख, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर सेल और परचेज साइमल्टेनियसली होती थी। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो आपको उसी वक्त कुछ परचेज भी करना पड़ता था, बट मनी की वजह से टाइम ऑफ सेल एंड टाइम ऑफ परचेज जो है वो स्प्लिट अप हो चुका है, वो दोनों अलग हो गए। तो पहला यही बता रहे हैं कि मनी से यूटिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, बिकॉज इट इनेबल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप ऑफ टाइम ऑफ सेल एंड टाइम ऑफ परचेज रादर देन them being simultaneous। और दूसरा कैसे इंक्रीज करता है यूटिलिटी मनी, बाय बीइंग ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। मनी एक्ट्स एज ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो मनी पहली चीज़ तो क्या है, सेल और परचेज के टाइम को स्प्लिट अप करता है, और दूसरी चीज़ इट एक्ट्स एज ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। जब हम बोलते हैं कि मनी एक्ट करता है, मनी स्प्लिट अप करता है सेल और परचेज के टाइम्स को, तो इट रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन मोटिव। तो जो फर्स्ट जो अपन बोल रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजैक्शन मोटिव को। जैसे कि फिशर ने बताया था, सेकंड पॉइंट टू मनीज रोल एज ए टेम्परेरी स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज बाय इंडिविजुअल डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दे नीड ए टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर।
एज ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो जब हम बोलते हैं हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी तो वो डिपिक्ट कर रहा है प्रिकॉशनरी मोटिव को। बट जब हम बोलते हैं कि सेल और परचेज जो है, जो पहले साइमल्टेनियसली होती थी, अब उनके टाइम को स्प्लिट अप कर दिया है, तो अगर उनके टाइम को स्प्लिट अप कर दिया है तो हमको एक टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर चाहिए। तो मनी हमको क्या प्रोवाइड करता है? मनी एक टेम्परेरी स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, मतलब क्या, एक टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर देता है जो कि एक्ट करती है एज ए हैज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो इसमें कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिखा रहा है? ट्रांजैक्शन मोटिव। और सेकंड पॉइंट क्या दिखा रहा है? प्रिकॉशनरी मोटिव। मतलब क्या है कि मनी एक टेम्परेरी स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या? मनी टेम्परेरीली अबोर्ड ऑफ टेम्परेरी अबोर्ड है परचेजिंग पावर का। मतलब क्या? टेम्परेरीली परचेजिंग पावर को स्टोर करके रखता है। मतलब जैसे ही हमने सेल करी तो हमें मनी मिलेगा, और मनी क्या है? परचेजिंग पावर को स्टोर करके रखेगा टेम्परेरीली जब तक कि हमको कुछ परचेज नहीं करना हो। तो ये तो इससे समझ में आता है कि मनी क्या है? टेम्परेरी स्टोर ऑफ वैल्यू है। और दूसरी चीज़ टेम्परेरी स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर है। और दूसरी चीज़ ये हेज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी से भी ये प्रोटेक्ट करता है। एंड कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या थी? कैम्ब्रिज इक्वेशन थी MD इक्वल्स टू KPY, that is demand for money is equals to KPY. MD here represents demand for money. P is what? P is the average price level. P is the average price level of currently produced goods and services. मतलब जो goods and services अभी produce हुए हैं उनका average price level P है। Y क्या है? Real national income। तो Y क्या है? Real national income। P क्या है? Average price level। तो PY क्या होगा? Nominal income। Y रियल नेशनल इनकम है और P एवरेज प्राइस लेवल है, तो PY क्या होगा? नॉमिनल इनकम। और K क्या है? K इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, दैट इज़ PY। मतलब K PY का एक प्रपोर्शन है दैट पीपल वांट टू होल्ड एज कैश बैलेंसेस। मतलब K क्या है? PY मतलब नॉमिनल इनकम का, नॉमिनल इनकम का एक ऐसा प्रपोर्शन है जो कि पीपल होल्ड करना चाहते हैं कैश के फॉर्म में, जो कि पीपल होल्ड करना चाहते हैं कैश के फॉर्म में। तो K इज़ व्हाट? इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट द पीपल वांट टू होल्ड एज कैश बैलेंसेस। और K को और क्या बोलते हैं? K को बोला जाता है कैम्ब्रिज K। K को बोला जाता है कैम्ब्रिज K। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? दैट डिमांड फॉर मनी इक्वल्स K प्रपोर्शन ऑफ द टोटल मनी इनकम। टोटल मनी इनकम का एक K प्रपोर्शन जो है उतना जो है पीपल डिमांड करते हैं मनी। नेक्स्ट थ्योरी आती है इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच गिवन बाय बाउमल एंड टॉबिन्स। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच गिवन बाय बाउमल्स एंड टॉबिन। इसके अंदर इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि बाउमल एंड टॉबिन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मनी को उन्होंने व्यू किया एज एन इन्वेंट्री विच इज़ हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। जैसे कि बिजनेसेस के अंदर इन्वेंट्री को बेचने के पर्पस से रखा जाता है, वैसे ही उन्होंने मनी को देखा जैसे मनी क्या है? इन्वेंट्री है जिसको हमने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रख रखा है। तो उन्होंने क्या बताया कि अपनी वेल्थ को स्टोर करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम मनी के फॉर्म में करें या इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव एसेट्स के फॉर्म में करें। उन्होंने क्या बताया कि किसी भी इंसान को इनकम जो होती है वो एक बार होती है। हमें इनकम जो आती है ना वो वंस आती है पर यूनिट ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में इनकम एक बार आती है, बट एक्सपेंडिचर्स हमको कांस्टेंट रेट पे करने पड़ते हैं ओवर द पीरियड। मतलब उस पीरियड में बहुत बार कांस्टेंट रेट पे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, बट इनकम एक बार ही आती है। तो अगर उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए हम मनी होल्ड करके रखते हैं तो उस मनी को होल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब क्या? वो इंटरेस्ट जो अपन फॉरगो कर देंगे मनी को होल्ड करने की वजह से। तो अब अगर हम चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट की अर्निंग्स हमारे मैक्सिमाइज हो तो हमको अपनी वेल्थ को बॉन्ड्स के फॉर्म में रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम अपने जो है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स को भी ईजीली और ढंग से फाइनेंस कर पाए। तो मतलब कोई भी इंसान क्या चाहता है कि अपने इंटरेस्ट अर्निंग्स को मैक्सिमाइज कैसे करे कि मैं इतना अमाउंट तो बॉन्ड्स में रख लूँ और एक ऑप्टिमम अमाउंट अपने पास कैश के फॉर्म में रख लूँ जिससे मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को भी मीट आउट कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर
बॉन्ड्स को कैश में ट्रांसफ़र करने की, बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करने की कोई कॉस्ट नहीं लगती। तो एक इंसान क्या करेगा, सारा का सारा अपनी वेल्थ को एक बॉन्ड के फॉर्म में होल्ड करके रख लेगा, क्योंकि जब भी ज़रूरत होगी तब वो कैश में कन्वर्ट कर लेगा। बट जनरली और यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जब भी बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर होती है, या तो एक्सप्लिसिटली कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है, या फिर जो टाइम और इनकन्वीनियंस होता है वो भी एक कॉस्ट की तरह एक्ट करती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक पर्सन कितना कैश होल्ड करेगा, ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। पहला तो कैरिंग कॉस्ट, उस कैश को होल्ड करने की कॉस्ट क्या है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और दूसरी चीज़ कि जो नेट कॉस्ट लगती है बॉन्ड्स को मनी में ट्रांसफ़र करने की। इन दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हुए अपने को इन्वेंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी कैश की। मान लेते हैं किसी इंसान को बॉन्ड के होल्ड करने पर रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न को डिनोट करते हैं हम आर से। और जो कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इन दी बॉन्ड मार्केट में होने वाले हर ट्रांजैक्शन, मतलब क्या, बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस है उन पे जो कॉस्ट लगती है वो सी है से, और n इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड ट्रांजैक्शन, और वो कितनी बार ट्रांजैक्शन करता है, n बार। तो जो नेट प्रॉफिट उसको मिलेगा वो क्या होएगा, टोटल इंटरेस्ट अर्नड, जो टोटल इंटरेस्ट उसने बॉन्ड्स पे कमाया, माइनस n इंटू सी। n इट्स व्हाट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन फॉर कन्वर्टिंग बॉन्ड्स इंटू कैश। तो बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये पूरी कॉस्ट आ गई। और इसको हम माइनस करेंगे किससे, जो इंटरेस्ट उसको टोटल अर्न हुआ, इससे हमें पता चलेगा कि उसको कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है। एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे अगर किसी इंसान को डिसाइड करना है कि कितना मनी रखे और कितना बॉन्ड रखे, तो ये सोलली डिटरमाइन होएगा किस चीज़ से, कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब क्या, इट विल डिपेंड ऑन n, क्योंकि r जो कि इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, और c जो कि कॉस्ट है ट्रांसफरिंग बॉन्ड्स इनटू कैश वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये उसको कितना प्रॉफिट होएगा और कितना प्रॉफिट नहीं होएगा ये सोलली डिपेंड करेगा एक ही चीज़ पर, किस पे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे। तो इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ने क्या बोला कि हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शंस की एक ऐसी ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी पड़ेगी जिससे कैरिंग कॉस्ट और जो ट्रांसफ़र की कॉस्ट है वो दोनों क्या है, मिनिमम हो जाए। तो इसका आंसर को ड्राफ्ट कैसे करेंगे अपन, इसको 5 पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बाउमल एंड टॉबिन्स डेवलप दैट डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शंस डिमांड की एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी निकाली इन्होंने, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, इन विच मनी इज़ व्यूड एज एन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, जिसके अंदर मनी को कैसे देखा जा रहा है, जैसे कि कोई इन्वेंट्री है जिसको रखा गया है ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए। For a given income, choice of split of total wealth into money and bonds depends on the number of bond money transactions. क्या बोला, एक गिवन इनकम के लिए चॉइस ऑफ स्प्लिट ऑफ टोटल वेल्थ इनटू मनी एंड बॉन्ड, कि टोटल वेल्थ को मनी और बॉन्ड में स्प्लिट करने की जो चॉइस है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, नंबर ऑफ बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शंस, दैट इज n, कि n कितनी बार आप बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस पर। और अपन ने पीछे देख लिया क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट भी कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है ट्रांसफ़र की। तो ये किस चीज़ से डिटरमाइन होएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से, दैट इज ट्रांजैक्शंस फॉर कन्वर्टिंग बॉन्ड्स इनटू लिक्विड कैश। एंड फिर क्या लिखेंगे, एन इंडिविजुअल will choose n in such a way that net earnings from the bond transaction is maximized। मतलब क्या हो गया कि गिवन इनकम पर अगर आपको सोचना है कि कितना बॉन्ड रखे और कितना मनी रखे, तो वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शंस पे। और अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी नेट अर्निंग्स जो है बॉन्ड ट्रांजैक्शन से वो मैक्सिमाइज हुए, तो उसको n को बहुत ही ढंग से चूज़ करना पड़ेगा। फिर थर्ड पैराग्राफ पे लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बाउमल टॉबिन मॉडल डेराइव्स द ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शन। तो बाउमल टॉबिन मॉडल बोलता क्या है कि एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी निकाल लो बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शंस की, दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट लग रही है दो कॉस्ट उनके सम को मिनिमाइज कर दे, ऐसी फ्रीक्वेंसी निकाल लो बॉन्ड और मनी ट्रांजैक्शंस की। वो दो कॉस्ट कौन सी है, पहली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, दैट इज़ द फोरगॉन इंटरेस्ट कॉस्ट,
जो कि इंक्रीज होगी व्हेन मनी बैलेंसेस इंक्रीजेस। जब मनी बैलेंस इंक्रीज होंगे तो वो भी इंक्रीज होगी। और सेकंड इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो कि डिक्रीज होगी जब फ्यू ट्रांजेक्शन्स आर टेकन प्लेस या फिर मोर मनी इज हेल्ड। मतलब क्या, अगर ज़्यादा मनी हेल्ड करेंगे अपन तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, और अगर ज़्यादा मनी हेल्ड करेंगे अपन तो फॉरगॉन इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज होएगा। तो मतलब बाउमन टोबिन बोलते हैं कि आप ऐसी ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी निकाल लो बॉन्ड मनी ट्रांजैक्शंस की जो कि मिनिमाइज कर दे सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट। पहला द फॉरगॉन इंटरेस्ट, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिर फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि जो ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग है, ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग मतलब कि हम कितना मनी होल्ड करेंगे ऑन एन एवरेज, वो किन किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेंगे। तो ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल, इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा हम मनी होल्ड करेंगे, जितनी ज़्यादा प्राइजेस होंगी उतनी ज़्यादा मनी होल्ड करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम बार बार जो है बॉन्ड को कन्वर्ट करने वाले ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहेंगे, तो हम उतना ही ज़्यादा मनी होल्ड करके रखेंगे। और इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो हम मनी जो है कम होल्ड करेंगे, इसलिए एक नेगेटिव फंक्शन हो गया। और हमने पहले भी एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया था कि कीन्स ने ट्रांजैक्शन डिमांड को बोला था कि सिर्फ और सिर्फ इनकम इलास्टिक है और इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, बट बाउमन और टोबिन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि ट्रांजैक्शन डिमांड इनकम इलास्टिक भी है और इंटरेस्ट इलास्टिक भी है, क्योंकि इंटरेस्ट से भी ये डिटरमाइन होती है, इंटरेस्ट का भी इफेक्ट इस पे आता है। और लास्ट अपन क्या लिखेंगे कि ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज़ क्या होगा। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि वो ऑप्टिमल साइज़ निकाल लो, तो वो ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज़ क्या होगा कि हमको कितना अमाउंट एक गिवन कॉन्स्टेंटली हमको क्या है कन्वर्ट करवा लेना चाहिए बॉन्ड्स का। तो वो होगा C* इज इक्वल टू √2BT डिवाइडेड बाय I, जो कि वैसा ही है जैसा कि हम EOQ निकालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्या है √2BT डिवाइडेड बाय I, वेयर B इज व्हाट कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, T इज व्हाट टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी कैरीड आउट। मतलब ये क्या है, नॉमिनल इनकम हो गई एक तरीके से। T क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी कैरीड आउट। B क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, और I क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो C* इज इक्वल टू 2BT डिवाइडेड बाय I। और इसके अंदर अपन क्या है, एक डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें x एक्सिस पे हम लेंगे मनी और y एक्सिस पे लेंगे कॉस्ट, और इसके अंदर एक 45 डिग्री लाइन बनाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे कन्वर्जन कॉस्ट, और इन दोनों के ऊपर से एक V शेप्ड कर्व बनेगा जो कि होगा टोटल कॉस्ट। और जहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लेवल पे जो क्वांटिटी ऑफ मनी आ रही होगी वो होगा ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज। नेक्स्ट है फ्रीडमैन अप्रोच, या फिर जिसको बोलते हैं असेट प्राइसिंग थ्योरी। फ्रीडमैन अप्रोच और असेट प्राइसिंग थ्योरी, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, फ्रीडमैन ने कीन्स की जो स्पेकुलेटिव डिमांड थी उसको एक्सटेंड करा कि फ्रीडमैन ने कीन्स की स्पेकुलेटिव डिमांड को एक्सटेंड करा, और किस चीज़ में एक्सटेंड किया, असेट प्राइसिंग थ्योरी में। किस चीज़ में एक्सटेंड किया, असेट प्राइसिंग थ्योरी में। मतलब क्या है, फ्रीडमैन एक्सटेंडेड कीन्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इनटू ए मोर जनरल असेट प्राइसिंग थ्योरी। तो फ्रीडमैन ने क्या किया, एक्सटेंड किया कीन्स की स्पेकुलेटिव डिमांड को into a more general asset pricing theory, and according to Friedman it is the permanent income and not current income as in the Keynesian theory which determines money demand। तो मतलब क्या है, कीन्स ने बोला था कि करंट इनकम है जो कि मनी की डिमांड को डिटरमाइन करती है, बट यहाँ पर फ्रीडमैन ने फोकस किया परमानेंट इनकम पर। फ्रीडमैन ने बोला कि परमानेंट इनकम है जो कि मनी की डिमांड को डिटरमाइन करती है। तो और फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे अपन कि मनी की डिमांड डिपेंड करती है ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे मनी की डिमांड डिपेंड करती है, 4 फैक्टर्स है। सबसे पहले टोटल वेल्थ। टोटल वेल्थ मतलब क्या हो गया, A/I। टोटल वेल्थ मतलब क्या हो गया,
A by I, where A is the permanent income and I is the average rate of return on 5 asset classes. Average rate of return. I is not the interest rate. I here is the average rate of return on 5 asset classes. And what are these asset classes? Money, bond, shares, physical capital and human capital. 5 assets क्या है? Money, bond, equity, that is shares, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, और ए क्या है? परमानेंट इनकम. ए बाय आई एक तरीके से परपीचुटी हो गई, जिसको उन्होंने बोला टोटल वेल्थ. सेकंड फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट क्या है? नेगेटिव फंक्शन होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मनी की डिमांड कम होगी. थर्ड क्या है? प्राइस लेवल. ये पॉजिटिव फंक्शन होगा कि अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी तो मनी की डिमांड, मनी को भी ज़्यादा होल्ड करा जाएगा. और चौथा इन्होंने अलग सा ही बताया, इन्होंने एक अलग बताया है जो पहली बार आ रहा है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. इन्होंने बोला मनी की डिमांड डिपेंड करती है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड मनी डिमांड इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. मतलब अगर हमको लगता है कि इन्फ्लेशन होने वाला है तो मनी की डिमांड कम हो जाएगी. कैसे? अगर इन्फ्लेशन होगा ना तो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो फॉल होगी. मनी की परचेजिंग पावर फॉल होएगी तो मनी को कम होल्ड किया जाएगा. क्यों? क्योंकि पीपल या तो उसको स्पेंड कर देंगे या फिर उसको इन्वेस्ट कर देंगे इससे पहले कि उसकी वैल्यू में लूज़ होए. मतलब अगर इन्फ्लेशन होएगा तो मनी की परचेजिंग पावर कम होएगी, और मनी की परचेजिंग पावर कम होएगी तो लोग या तो उसको जल्दी जल्दी स्पेंड करने लग जाएंगे या फिर उसको इन्वेस्ट कर देंगे उसकी वैल्यू डिक्लाइन होने से पहले. इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से मनी की डिमांड जो है, मनी को कम होल्ड किया जाता है, तो इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन. तो डिमांड फॉर मनी इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वेल्थ, नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल एंड नेगेटिव फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन. लास्ट थ्योरी है रिस्क अवर्जन थ्योरी बाय टॉबिन्स. रिस्क अवर्जन थ्योरी बाय टॉबिन्स ने दी थी रिस्क अवर्जन थ्योरी. इसके अंदर अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो अपन 8 पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे. क्या होंगे 8 पॉइंट्स? सबसे पहले लिखेंगे कि इन्वेस्टर्स अलोकेट कर देयर पोर्टफोलियो इनटू मनी एंड बॉन्ड्स इन सच ए मैनर दैट यूटिलिटी इज मैक्सिमम. क्या है पहला पॉइंट? कि इन्वेस्टर्स अलोकेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, मतलब इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ को कैसे अलोकेट करते हैं मनी एंड बॉन्ड के अंदर, इन सच ए वे दैट यूटिलिटी इज़ मैक्सिमाइज, कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए. इन्वेस्टर्स इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर इस तरीके से अलोकेट करेंगे कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रिटर्न एंड इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रिस्क. यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रिटर्न एंड अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रिस्क. मतलब क्या? कि अगर रिटर्न्स बढ़ेंगे तो यूटिलिटी बढ़ेगी. हायर द रिटर्न हायर द यूटिलिटी एंड लोअर द रिस्क हायर द यूटिलिटी. मतलब क्या है? जितनी कम रिस्क होगी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी, जितने ज़्यादा रिटर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रिटर्न एंड नेगेटिव फंक्शन ऑफ रिस्क. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन, मतलब इन्वेस्टर्स कितने रिस्क अवर्स है इस बात पे डिपेंड करेगा. एंड इस बात पे डिपेंडेंट होके इन्वेस्टर्स विल डिसाइड हाउ मच मनी टू होल्ड एज स्पेकुलेटिव डिमांड. तो बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन, इन्वेस्टर्स विल डिसाइड हाउ मच मनी टू होल्ड एज स्पेकुलेटिव डिमांड. बिकॉज बॉन्ड्स दे प्रोवाइड रिटर्न्स बट दे आर रिस्की एंड मनी does not provide any return but it is safe. इसलिए वो लोग चूज़ करेंगे अपने लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन पे, क्योंकि मनी रखेंगे तो कम रिस्क है, बॉन्ड रखेंगे तो ज़्यादा रिस्क है बट रिटर्न भी है. तो वो अपने रिस्क अवर्जन के लेवल पे डिपेंडेंट होके डिटरमाइन करेंगे कि कितना मनी होल्ड करना है उनको. इसलिए ये अप्रोच भी फोकस करती है स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी. स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी पे ये फोकस करती है बिकॉज मनी को ये बताती है कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, हम अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी. और लास्ट बात इसमें अपन क्या लिखेंगे कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट. देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट. और तो कीन्स ने भी स्पेकुलेटिव डिमांड में यही बताया था, ये भी बेसिकली वही है, बट यहाँ पर जो है 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और एक रिस्क अवर्जन के लेवल पर डिपेंड होगा. बाकी वही है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट.
क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी हाई होंगी, तो मनी की डिमांड कम होगी, और वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी कम होगी, तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी। और इसके अंदर भी हम वही वाला डायग्राम बना देंगे कि एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट, और एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बना देंगे। और अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, मतलब कम मार्क्स में आता है, और इसमें अगर हम उनको कम लिखना हो तो हम इसको छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के भी ख़त्म कर सकते हैं। क्या कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, दैट्स वाई दे स्प्लिट देयर वेल्थ इनटू मनी एंड बॉन्ड्स, bonds provide interest but are not safe, money provides no interest but it is safe, therefore investors wish to maximize utility by splitting wealth between money and bond, so Tobin's only consider speculative demand and it is a negative function of interest rate। तो बेसिकली कुछ भी आंसर लिखो इसके अंदर 4 पॉइंट्स आना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि रिस्क अवर्जन के बेसिस पे वो लोग डिटरमाइन करेंगे कि कैसे उनको स्प्लिट करनी है अपनी वेल्थ को। 2 चीज़ें आ गई, पहला रिस्क अवर्जन, दूसरा स्प्लिट कैसे करना है अपने वेल्थ को मनी और बॉन्ड्स में, तीसरी चीज़ उनका पर्पस क्या है कि इस तरीके से एलोकेट करना है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो, और चौथी चीज़ इसमें लिख दो कि भाई इंटरेस्ट क्या है, इज मनी डिमांड फॉर मनी क्या है, एक नेगेटिव फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। थ्योरीज अपनी ख़त्म हो गई है, और अगर एक छोटा सा डिफरेंस अगर आ जाता है क्लासिकल और नियो क्लासिकल में, तो हम लिख सकते हैं कि क्लासिकल में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड को कंसीडर किया गया था, नियो क्लासिकल में ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड को कंसीडर किया गया था। क्लासिकल के अंदर इक्वेशन थी डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू पीटी, दैट इज एमबी इक्वल्स टू पीटी, जबकि नियो क्लासिकल के अंदर क्या थी, एमडी इक्वल्स टू के इंटू पीटी। और क्लासिकल के अंदर मनी को क्या माना गया था, न्यूट्रल, दैट इज मनी डज नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल्स। नियो क्लासिकल के अंदर मनी को क्या बताया गया, इट इज़ अ टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ परचेसिंग पावर विच एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। ये 3 डिफरेंस लिखेंगे, बस बहुत है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी। अगर नॉमिनल डिमांड कहीं पे भी आ जाता है ना कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी क्या है, तो अपने को क्या है, वो है फ्रीडमैन की थ्योरी कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी क्या है, इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल एंड नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइज होगी अगर रिटर्न ऑन बॉन्ड डिक्लाइन होंगे। अगर बॉन्ड्स पे जो रिटर्न है वो डिक्लाइन होंगे ना, मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होंगे, तो नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी। वैसे ही नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन हाई होएगा तो डिमांड फॉर मनी कम होएगी, एंड नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एक एडिशनल पॉइंट आता है कि रियल मनी, जब हम बोलते हैं डिमांड फॉर रियल मनी, तो रियल मनी की डिमांड क्या होगी, एमडी डिवाइडेड बाई पी, और नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल इज व्हाट, इट इज़ द टी, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, टी, जो कि हमने क्लासिकल अप्रोच में देखा था, वो क्या है, एमवी बाई पी। एमवी इज व्हाट, एमवी इज द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। अगर क्वेश्चन आता है हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी, कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे, ये एक आ सकता है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करती है डिमांड फॉर मनी, तो इसमें अपन लिखेंगे 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द कैश एंड लोअर द डिमांड फॉर मनी। तो पहली चीज़ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी हाई होगी, तो हम मनी की डिमांड कम कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगी तो कंजम्पशन जो होगा वो कम होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कम होगा, सेविंग्स ज़्यादा होगी, तो मनी को होल्ड कम किया जाएगा, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होगी और हमको इंटरेस्ट रेट मतलब करंट इंटरेस्ट रेट्स अगर क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट से हाई होगी और एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में लो होगी, मतलब क्या कि बॉन्ड की प्राइसेस फ्यूचर में रेज होंगी, तो हमको एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल गेन होएगा फ्यूचर में, तो मनी की डिमांड अभी कम होगी। तो इंटरेस्ट रेट्स पे इन तीनों पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले को, दूसरा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वाले को, और तीसरा बॉन्ड की प्राइसेस वाले को।
नेक्स्ट एक एडिशनल पॉइंट्स है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विल यू चूज टू होल्ड ओनली इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स, अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स होल्ड करना पसंद करेंगे, तो इसके आंसर के इसमें क्या लिखेंगे अपन, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, ये डिपेंड करेगा कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू कीप मूविंग इन एंड आउट। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांसफ़र करना, बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र करना कैश में, उस पर कितनी कॉस्ट लगती है उस पर। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको उन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स पे। तीसरी चीज़ कि इनकी जो फ्यूचर में प्राइजेस होने वाली है उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस ऑफ द बॉन्ड्स। चौथी चीज़, रिस्क अवर्जन लेवल। तो 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर, 4 नहीं 5 चीज़ें हैं, जितनी 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स होल्ड करेंगे या नहीं। पहला क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द बॉन्ड्स इनटू कैश। दूसरा, इंटरेस्ट जो कि उन पे मिलेगा। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस ऑफ द बॉन्ड्स। और चौथा, रिस्क अवर्जन लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। रिस्क अवर्जन लेवल क्या है इन्वेस्टर का, इन 4 बातों पे डिपेंड करेगा। और लास्ट एक पॉइंट और आ रहा है कि मनी यूनिक स्टोर है क्या वैल्यू का, तो हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं मनी के अलावा जो कि परफॉर्म करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन। जस्ट एज मनी, फाइनेंशियल एसेट्स हैव फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू, अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी ऐसे हैं जिनके पास फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू रहती है ओवर टाइम और रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। इसलिए मनी कोई यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट यूनिट खत्म